बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग BSN थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने यूनिट 1 का जो फर्स्ट डिजीज़ स्टोमेटाइटिस है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम ये जो रहता हुआ पार्ट है ये पूरा करेंगे। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे साथ स्टोमेटाइटिस की टाइप कौन कौन सी हो सकती है? तो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी स्टोमेटाइटिस जो है, जो ओरल म्यूकोज़ा की जो इन्फेक्शन होती है, हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ी थी। तो ये क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। अगर न्यूट्रिशन में कोई डिफिशिएंसी आ जाए, ख़ास करके ये जो बी विटामिन्स है, विटामिन्स बी जितने भी है, B1 B6 हो गया, B9 और B12 जितने भी है, इनकी डिफिशिएंसीज की वजह से स्टोमेटाइटिस काज हो सकती है। एफ्थस स्टोमेटाइटिस क्या है? एफ्थस स्टोमेटाइटिस को हम कैंकर सोर्स भी कहते हैं। जो कैंकर सोर्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया था, तो इसका दूसरा नाम एफ्थस स्टोमेटाइटिस भी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ओरल म्यूकोज़ा होती है उसमें ब्रेक आ जाती है। जो इंटरनल ओरल म्यूकोज़ा होती है ओरल कैविटी के अंदर, उसमें कोई माइनर इंजरी की वजह से या किसी और वजह से क्या आ जाती है, कोई ब्रेक आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं एफ्थस स्टोमेटाइटिस। फिर है एंगुलर स्टोमेटाइटिस हम किसे कहते हैं? जब माउथ के जो ये एंगल है यानी जो कोने हैं, इसमें अगर कोई पैचेस निकले, कोई छाले निकले, तो हम इसे कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। जैसा कि जो कॉर्नर होते हैं माउथ के, यहाँ पे कोई स्वेलिन पैचेस निकल आते हैं, तो कॉर्नर एंगल मींस कॉर्नर ऑफ द माउथ। जो एंगल ऑफ द माउथ यानी कॉर्नर ऑफ द माउथ होती है, यहाँ पे जब स्टोमेटाइटिस होती है, मींस के इसमें जब छाले निकल आते हैं, इसमें जब म्यूकस जो मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है माउथ के एंगल्स में, तो हम इसे कहते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। फिर है डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस। ये जो डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस है, ये किस तरह होती है? जो डेंचर होते हैं यानी जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, जब वो बंदा जो लगाता है, तो उसके साथ क्या होता है, आमतौर पर इन्फ्लेमेशन भी होती है और एरिथीमा होती है ओरल म्यूकोज़ा में। एरिथीमा मींस कि रेडनेस ऑफ द ओरल म्यूकोज़ा। एरिथीमा ऑफ म्यूकोज़ा का मतलब ये है कि म्यूकोज़ा जो लेयर है, इसमें जब रेडनेस आ जाती है, तो हम इस कंडीशन को एरिथीमा इन ओरल म्यूकोज़ा बोलते हैं। तो इनके साथ जो डिनेचर जो टीथ होते हैं, ये जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, तो ये बास टाइम पे सही से फिट नहीं होते और बास टाइम पे इनकी हाइजीन सही नहीं होती। तो इस वजह से ये जो डिनेचर वेरियर लोग होते हैं, जिनके डिनेचर्स होते हैं, उन लोगों के साथ कॉमन होता है कि उनको ओरल स्टोमेटाइटिस हो जाती है। यहाँ पे ओरल म्यूकोज़ा में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके बाद है एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस। अगर एलर्जी की वजह से हो जाए, कोई एलर्जिक कंडीशन की वजह से स्टोमेटाइटिस हो जाए, तो इसे हम एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस कहते हैं। माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस, ये क्या है? माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस जो है, इसकी कोई इटियोलॉजी, इसकी जो काज है वो नोन नहीं है, इसकी अननोन इटियोलॉजी है, सही वजह इसकी मालूम नहीं है। ये आमतौर पर जो हमारा लिंगुअल म्यूकोज़ा होता है, टंग पे जो म्यूकोज़ा होता है, उस पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है। फिर क्या होता है, ये टंग के ऊपर एक मेप लाइक एक स्ट्रक्चर बना देती है। जैसा कि ये मेप नहीं होते, उनकी शक्ल का एक स्ट्रक्चर बना देता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता से टंग के ऊपर फैलता जाता है। और टंग में जो पेपिलरी बर्ड्स होते हैं, जो जिनके ज़रिए हम टेस्ट करते हैं, जो हम कहते हैं लिंगुअल पेपिला, उनको क्या करता है, उनकी डैमेज करती है, और फिर जो टंग है उसको बिल्कुल सॉफ्ट बना देती है। हमारा टंग, नॉर्मल टंग जो है वो रफ स्ट्रक्चर होता है, उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स के अंदर पेपिला होते हैं। तो इस कंडीशन की वजह से, माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस की वजह से, जो लिंगुअल पेपिला होते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, और वहाँ क्या होता है, एक मैप की शक्ल बन जाती है।
और टंग जो है वो बिल्कुल स्मूथ सा बन जाता है। तो इस कंडीशन को माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस कहते हैं। फिर है हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस। हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस क्या है? ये एक जो वायरस है उसकी वजह से कास होती है, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस हम उसे कहते हैं। इसकी वजह से ये जो कंडीशन है हो जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब ये कंडीशन हो जाती है, हर्पेटिक जिंजीवो स्टोमेटाइटिस जब हो जाती है तो क्या होता है, इसके साथ साथ हाई ग्रेड फीवर होता है और बहुत पेनफुल ओरल लीजन्स होते हैं। मोस्टली जो बच्चे होते हैं 5 to 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस जो होते हैं उनमें ये ज़्यादातर कॉमन होता है। एडल्ट्स को भी होती है लेकिन बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में क्या है? माल न्यूट्रिशन, improper dietary intake or malabsorption, poor absorption of nutrient into the body can lead to nutritional deficiencies states। क्या होता है, जो माल न्यूट्रिशन है, अगर इम्प्रॉपर डाइटरी इंटेक किया जाए या अगर इंटेक बंदा सही कर रहा है लेकिन उसकी मल एब्जॉर्प्शन हो रही है, इंटेस्टीन में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिएंट है उसकी एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रही है, तो इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या हो सकती है, एक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी स्टेट पैदा हो सकता है कि उसमें बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं, कम मिकदार में मिलते हैं। सेवरल ऑफ विच कैन लीड टू स्टोमेटाइटिस। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी वजह से स्टोमेटाइटिस काज होता है। फॉर एग्जांपल डिफिशियंसीज ऑफ आयरन, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आयरन की डिफिशिएंसी होती है तो उस वजह से स्टोमेटाइटिस होती है। अगर विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, अगर इसकी कमी आई तो भी स्टोमेटाइटिस होती है। विटामिन B3 जिसे हम नायसिन कहते हैं, इसकी भी अगर कमी आए तो स्टोमेटाइटिस होती है। विटामिन B6 जिसे पायरोडोक्सिन कहते हैं, विटामिन B9 जिसे फोलिक एसिड कहा जाता है, और विटामिन B12 कोबालामीन जो है, इनकी डिफिशियंसीज की वजह से क्या होती है, स्टोमेटाइटिस कास होती है। तो आप लोगों को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद करना है कि किन किन विटामिन की वजह से स्टोमेटाइटिस हो सकती है। एमसीक्यूज में दिया जा सकता है कि कौन कौन से विटामिन की वजह से स्टोमेटाइटिस कास हो सकती है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से। और ऑप्शंस में अगर B9 भी हुआ, B2 भी हुआ और B3 भी हुआ, और तो फिर उसमें क्या होगा, ऑल ऑफ अबव होगी। इसी तरह के एमसीक्यूज यहाँ से उठाए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है एफ्थस स्टोमेटाइटिस। एफ्थस स्टोमेटाइटिस क्या है? एफ्थस स्टोमेटाइटिस कैंकर सोर्स भी इसे कहा जाता है, इज द रिकरेंट अपीयरेंस ऑफ माउथ अल्सर इन अदरवाइज हेल्थी इंडिविजुअल्स। इसमें ऐसा होता है कि बंदा अदरवाइज हेल्थी होता है, इसका ये मतलब है कि बंदे को कोई और डिजीज़ नहीं होती, लेकिन बार बार उसको क्या आते हैं, उसको बार बार माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, बार बार उस पर माउथ अल्सर्स अटैक करते हैं, बार बार उसको स्टोमेटाइटिस होता है, और अदरवाइज के साथ कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होती, इंडिविजुअल ठीक होता है। तो इस किस्म के स्टोमेटाइटिस को, जो कि एक अदरवाइज ठीक पर्सन में, एक हेल्थी पर्सन में रिकरेंट अपीयरेंस ऑफ माउथ अल्सर्स हो जाती है, इस किस्म के स्टोमेटाइटिस को हम एफ्थस स्टोमेटाइटिस कहते हैं, या इसे हम कैंकर सोर्स के नाम से भी जानते हैं। द काज इज़ नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। इसकी जो काज है वो कम्प्लीटली किसी को नहीं पता है कि ये किस वजह से होती है, लेकिन ये फैलते नहीं, ये एक दूसरे को लगते नहीं, ये कंटाजियस नहीं होते। But it is thought that the condition represents a T cell mediated immune response which is triggered by a variety of factors। लेकिन ये यकीन रखा जाता है कि एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि मुख्तलिफ फैक्टर के ज़रिए पैदा हो सकती है। मतलब कि मुख्तलिफ फैक्टर के ज़रिए जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इन्हेंस हो सकती है, वो स्टिमुलेट हो सकती है। तो जब टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो
इम्यून रिस्पॉन्स इन्हेंस हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। तो क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो इन्हेंस हो जाता है। जो फेगोसाइट्स होते हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल आता है उसको जो सेल किल करती है, उनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं। ये टी सेल के 4 टाइप्स में से एक टाइप है। तो ये क्या करते हैं, इनके एक्शन शुरू हो जाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी की काम नहीं होती, खाली जो टी सेल्स होते हैं वो अपना काम करते हैं। तो ये जो कंडीशन है जिसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं या टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, इसके साथ साथ ये स्टोमेटाइटिस जो है ये हो जाती है, इसकी वजह से हो जाती है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, बस ये यकीन रखा जाता है कि ऐसा होता है। द इंडिविजुअल अल्सर एफ्ट रिकर पेरियोडिकली एंड हील कम्प्लीटली। क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल अल्सर होते हैं जिसे एप्ट के नाम से जाना जाता है, ये क्या होते हैं, रीअकर होते हैं, वक्तन फ़वक्तन रीअकर होते हैं और फिर कम्प्लीटली हील भी हो जाते हैं। अभी एक कम्प्लीटली बंदे में आए थे, हील हो गए, दोबारा से आ जाते हैं, दोबारा से कम्प्लीटली हील होते हैं। इस तरह ये चलते रहते हैं। Although in more severe form, new ulcer may appear in other part of the mouth before the old one have finished healing. बास टाइम अगर सीवियर केसेस हो, अगर सीवियर कंडीशन हो, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक जो अल्सर है उसके ठीक होने से पहले ही दूसरा अल्सर किसी दूसरे मौत के एरिए पे आ जाए। तो इस तरह भी हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ थी एफ्था सिस्टोमेटाइटिस। इसके बाद है ये इसकी पिक्चर है, आप लोग इसका मुलाहिजा करें। ये जो दिखाया गया है ये एफ्था सिस्टोमेटाइटिस का दिखाया गया है। अब हमारे साथ है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसका हमने थोड़ी देर पहले थोड़ी इसके बारे में बातें की कि एंगुलर मींस के एंगल्स में जो कॉर्नर्स होती है माउथ के, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसे हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द लिप्स इज टर्म्ड एज एंगुलर स्टोमेटाइटिस और एंगुलर केलाइटिस सॉरी। तो ये क्या होता है, जो कॉर्नर ऑफ द माउथ होते हैं, जो लिप्स के कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ अगर आ जाती है, वहाँ अगर जो म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन, वहाँ की म्यूकोज़ा में जो लिप्स होते हैं इसके कॉर्नर के म्यूकोज़ा में जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो इसे हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इसको हम कैलिटीस भी कहते हैं या कैलिटीस जैसा आप लोग प्रोनाउंस करें वैसा आप लोग इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इन चिल्ड्रन ए फ्रिक्वेंट कॉज इज़ रिपीटेड लिप लिकिंग। अगर हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस का देख ले, तो अगर चिल्ड्रन में देख ले तो इसकी एक मेन काज होती है चिल्ड्रन में। वो क्या है, वो उनकी लिप लिकिंग है कि बच्चे अक्सर टंग निकाला करते हैं और अपने लिप्स को लिकिंग कर लिया करते हैं। तो उस वजह से बार बार टंग निकाल के लिकिंग करने की वजह से बच्चों में एंगुलर स्टोमेटाइटिस काज होती है। एंड इन एडल्ट इट मे बी ए साइन ऑफ अंडरलाइंग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन बी डिफिशिएंसीज। For example, B2 riboflavin deficiency, B9 folate deficiency and B12 cobalamin deficiency। क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं उनमें ये साइन है कि अगर उनमें साइन पाया जाए कि उनमें आयरन डिफिशिएंसी है, मींस कि अगर किसी पेशेंट में आयरन की डिफिशिएंसी है जिसकी वजह से उसको एनीमिया भी है, विटामिन B2 की डिफिशिएंसी है, B9 की डिफिशिएंसी है, B12 की डिफिशिएंसी है, इन डिफिशिएंसीज की वजह से एंगुलर स्टोमेटाइटिस जो है वो काज हो सकती है। which in turn may be evidence of poor diet or malnutrition such as celiac disease। फिर ये जो आयरन की कमी या B9 या B12 या जितने भी विटामिन हैं इनकी कमी क्यों होती है, इनकी कमी इस वजह से होती है कि या तो उसके जो डाइट है वो क्या है, माल न्यूट्रिशन उसके डाइट में मौजूद है, या उसको कोई डिज़ीज़ है जैसा कि सेलिक डिज़ीज़ है जिसकी वजह से मल एब्जॉर्प्शन काज होती है। ये जो सेलिक डिज़ीज़ है ये एक डिज़ीज़ होती है, डिज़ीज़ कंडीशन होती है
स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि ये जो एक हेल्थी गट होते हैं, हमारे जो हेल्थी इंटेस्टीन होते हैं, उनमें विलाई पाए जाते हैं। विलाई का क्या काम होता है कि वो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन करते हैं। जितना भी हम जो खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है, विलाई के ज़रिए उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो सेलिक डिजीज़ में ऐसा होता है कि एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम ग्लूटीन प्रोटीन है, जो कि अक्सर ये जो वीट होती है इसमें पाया जाता है। जो ग्लूटीन प्रोटीन है वो वीट में पाई जाती है। इस ग्लूटीन प्रोटीन का इसकी वजह से क्या होता है, ये एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। जब इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है तो इसकी वजह से जो विलाई होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो विलाई होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और जब विलाई डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन थी अभी वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। जिस एरिया में विलाई नहीं होते फिर यहाँ से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकती। इसके रिज़ल्ट में डायरिया होती है, फटीग होती है, वेट लॉस होती है, और साथ साथ क्या होती है, ये जो चीज़ें हैं, B12 हो गया, B9 हो गया, कोबालामीन हो गया, इन सब की डिफिशियंसी होती है, और फिर इन सब की डिफिशियंसी की वजह से स्टोमेटाइटिस हो जाती है। इसके बाद है डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस। हमने आगे भी इसकी डिस्कस की थी कि डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस किसे कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। दिस इज़ ए कॉमन कंडीशन प्रेजेंट इन डेंचर वेरियर्स। ये एक क्या है, कॉमन कंडीशन है जो कि डेंचर वेरियर्स जो होते हैं, जो कि आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं, उनमें ज़्यादातर होती है। इट अपीयर एज रेडेंट बट पेनलेस म्यूकोजा बीनीथ द डेंचर। इसमें क्या होता है, एक पेनलेस म्यूकोजा डेंचर के नीचे दिखाई देता है, जो कि रेडेंट होता है, रेड नज़र आता है। लेकिन बास टाइम क्या होता है, वो पेनलेस होता है, पेन उसमें नहीं होता, लेकिन वो स्टोमेटाइटिस है क्योंकि उसमें साइन पाई जाती है कि वो रेडेंट होता है। 90% ऑफ केसेस आर एसोसिएटेड विद कैंडिडा स्पीशीज़। इसका जो डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस है, इसका 90% इसके जो केसेस होते हैं वो किससे रिलेट होते हैं, जो कैंडिडा स्पीशीज़ होते हैं, कैंडिडा अल्बिकेंस जिसे हम कहते हैं, जिनकी वजह से ओरल कैंडाइडेसिस हो जाती है। ये जो कैंडिडा अल्बिकेंस थे, ये फंजाई के टाइप से हमारे साथ, इनकी वजह से क्या होता है, ओरल म्यूकोजा में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैंडाइडेसिस कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओरल कैंडाइडेसिस। और ये जो डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस है, ये एक कॉमन फॉर्म होती है ओरल कैंडाइडेसिस की। ये इस वजह से होती है कि जो डेंचर टीथ इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे से अगर हाइजीन उनकी ना करे, तो इस अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से यहाँ कैंडिडा जो स्पीशीज़ है वो ग्रो करते हैं और कैंडाइडेसिस हो जाती है। ट्रीटमेंट इज़ बाय एंटीफंगल मेडिकेशन एंड इम्प्रूव डेंटल हाइजीन। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको एंटीफंगल मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे और फिर इसकी डेंटल हाइजीन जो है इसको इम्प्रूव करेंगे। सच इज़ नॉट वियरिंग द डेंचर ड्यूरिंग स्लीप। जैसा कि स्लीप करते वक्त उनसे कहेंगे कि स्लीप करते वक्त जो डेंचर है उनको निकाले और साफ़ करके रखे, सुबह जब उठे तो फिर उन्हें लगा ले, तो इससे ये ठीक हो सकती है। एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस। एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस किस तरह होती है, एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस आल्सो टर्म्ड एलर्जिक जिंजीवो स्टोमेटाइटिस। इसको हम क्या कहते हैं, एलर्जिक जिंजीवो स्टोमेटाइटिस बी इसको कहते हैं, या एलर्जिक कंटेक्ट जिंजीवो स्टोमेटाइटिस बी इसको कहते हैं। कि ये किस वजह से होती है, इज़ ए टाइप 4 यानी डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये एक टाइप 4 को हम क्या कहते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसी रिएक्शन है that occurs in susceptible atopic individual when allergens penetrate the skin or mucosa। ये किन में पाई जाती है,
जो लोग हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एट्रोपिक इंडिविजुअल कहा जाता है। ये जो एट्रोपिक लफ्ज़ है ये कहाँ से निकला हुआ है? एटोपिक लफ्ज़ एटोपी से निकला है। एटोपी का मतलब ये होता है कि वो एटोपी पीपल, हम उन पीपल को कहते हैं कि जिनमें जेनेटिकली ये टेंडेंसी होती है कि उनको एलर्जिक डिजीज़ डेवलप हो, उनमें जेनेटिकली उनको वो ससेप्टिबल होते हैं कि उनको एलर्जिक डिजीज़ काज होती है, जैसा कि एलर्जिक रेनिनाइटिस उनको हो जाता है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस उनको हो जाता है, स्किन की इन्फ्लेमेशन, और नोस में म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को हम रेनिनाइटिस कहते हैं। तो क्या होता है, ये ऐसे लोगों में ज़्यादातर होती है जो ससेप्टिबल एटोपिक इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस होता है। जब कोई एलर्जन अगर उसकी स्किन से या म्यूकोजा से पेनिट्रेट कर जाए तो उन्हें ये एलर्जिक कंटेक्ट स्टोमेटाइटिस हो जाती है। इसके बाद हमारे साथ माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस है। माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस का बताया है कि माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस आर जियोग्राफिक स्टोमेटाइटिस। इस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ये नाम याद रखने हैं कि किसको कौन सा और नाम दिया गया है। जैसा कि माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस को जियोग्राफिक स्टोमेटाइटिस भी कहा जाता है। इज़ एन ए typical presentation of a condition which normally present on the tongue। इसमें क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन को ये वर्ड प्रेजेंट करता है जो कि यूजुअली टंग पे पाई जाती है। टर्म्ड एज जियोग्राफिक टंग, फिर उस टंग को भी हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिक टंग कहते हैं, जिसपे माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस हो जाती है। जियोग्राफिक टंग इज सो नेम्ड बिकॉज देयर आर एट्रोफिक erythematous areas of depopulation that migrate over time, giving a map-like structure या map-like appearance। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो पेपिला होते हैं उनकी एट्रोपी हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि एट्रोपिक एरिथ्रोमेटस। फिर उनकी रेडनेस भी हो जाती है। पहले उनकी एट्रोपी हो जाती है, जो टेस्ट बड होते हैं, टेस्ट बड के अंदर पेपिला होते हैं, वो साइज़ में छोटे रह जाते हैं, साइज़ उनकी डिक्रीज़ होती है, फिर वो उसमें रेडनेस भी आ जाती है, और इसके बाद डीपेपिलेशन होता है। डीपेपिलेशन मतलब जो लिंगुअल पेपिला होते हैं उनकी साइज़ छोटी रह रह कर फिर क्या होती है, मज़ीद छोटा, फिर वो परमानेंटली क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ से जो टंग है वो स्मूथ हो जाता है बिल्कुल। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लीशन, सॉरी डीपेपिलेशन। डीपेपिलेशन में क्या होता है, जो पेपिला होते हैं टंग में वो बिल्कुल वो एरिया स्मूथ हो जाता है और वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से। डेट माइग्रेट ओवर टाइम गिविंग, हाँ, और फिर क्या होता है, टंग में एक मेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि दिन ब दिन माइग्रेट करता है। फिर अब शुरू में छोटे एरिया पे होता है, फिर उससे बढ़ता है, फिर उससे बढ़ता है, फिर क्या होता है, एक मेप लाइक अपीयरेंस दे देता है। इसके बाद है हर्पेटिक जिंजीवोस्टोमेटाइटिस। हर्पेटिक जिंजीवोस्टोमेटाइटिस क्या है? दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ कास्ड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स। जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होती है उसकी वजह से जो स्टोमेटाइटिस होता है उसको हम कहते हैं हर्पेटिक जिंजीवोस्टोमेटाइटिस। आप यहाँ पे इसके पिक्चर का मुलाहिजा कर सकते हैं, इसमें दिखाया गया है। अब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? कोटिंग एजेंट सच एज बिस्मथ, सैलिसिलेट, सर्क्रेफ्लेट और अदर एंटासेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो कोटिंग एजेंट है उनको इस्तेमाल किया जाता है। कोटिंग एजेंट किसे कहते हैं? ये सॉल्यूशंस होते हैं कि जो कि टिश्यूज़ को कवर करती है। टिश्यूज़ में एक चिकनाई वाली एक प्रोटेक्टिव लेयर लाती है, लाके फिर जो ओरल म्यूकोजा होता है उसको क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, एक कोटिंग सी वहाँ कर देती है, इसलिए इनको कोटिंग एजेंट कहा जाता है। इनको अगर लगाया जाए तो वहाँ पे उसको कोट करके एब्जॉर्प्शन को रोकती है और फिर उनकी एक प्रोटेक्शन कर देती है। तो इनसे इनकी मैनेजमेंट की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्मथ, सैलिसिलेट है, सक्रिफेट है और एंटासेट। जो एंटासेट होते हैं वो भी एज ए कोटिंग एजेंट काम देते हैं।
क्योंकि एसिडिटी से उन्हें कोट करके म्यूकस मेम्ब्रेन को एक कोटिंग दे के उससे क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो एसिडिटी वगैरह होता है, उनसे क्या करते हैं, उसकी उस लाइनिंग को बचाते हैं, उनको महफूज करते हैं। वाटर सलूबल लुब्रिकेंट फॉर माउथ एंड लिप्स। वाटर सलूबल लुब्रिकेंट्स माउथ और लिप्स के लिए जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, लुब्रिकेंट मीन्स के उसे क्या करते, उस माउथ में लुब्रिकेशन करते हैं। फिर लुब्रिकेशन करने की वजह से क्या होता है, जब माउथ के अंदर लुब्रिकेशन हो जाती है तो ये जो स्टोमेटाइटिस थे, इनकी जो चांसेस है, जो इनकी रेट है, वो कम रह जाती है। फिर है टॉपिकल एनाल्जेसिक। टॉपिकल एनाल्जेसिक यूज़ किया जा सकता है पेन को रिलीव करने के लिए। टॉपिकल एनाल्जेसिक कैसी हो सकती है, वो एनाल्जेसिक जो कि हम स्किन से एब्जॉर्ब होके ट्रांसवर्सली एब्जॉर्ब होके अंदर चली जाए, या म्यूकस मेम्ब्रेन से ट्रांसवर्सली एब्जॉर्ब होके बॉडी में चला जाए, जैसा कि वो क्रीम्स के फॉर्म में होती है, या क्या होती है, या तो क्रीम्स के फॉर्म में होती है या ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में होती है, जिसे ओरल म्यूकोज़ा पे अप्लाई किया जाता है, जैसा कि बेंजामीन हाइड्रोक्लोराइड है। ये एक टॉपिकल एनाल्जेसिक है जिसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाती है और इसे डायरेक्टली ओरल म्यूकोज़ा पे अप्लाई किया जाता है। टॉपिकल एनेस्थेटिक, हाँ टॉपिकल एनेस्थेटिक लगाई जा सकती है। ये भी ऐसे एनेस्थेटिक होते हैं जो कि टॉपिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं, ट्रांसवर्सली एब्जॉर्ब होते हैं, सच एज लाइडोकेन विस्कस। जो लाइडोकेन विस्कस है, ये एक जेल के शक्ल में मौजूद होता है। लाइडोकेन विस्कस मीन्स के जेल के शक्ल में मौजूद होता है। माइट इम्पेयर गेक रिफ्लेक्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए ये गेक रिफ्लेक्स को बंद कर सकती है, जो लिडोकेन विस्कस है। ये गेक रिफ्लेक्स क्या होता है, जब कोई चीज़ हमारे माउथ के रूफ जो है इससे टच करती है, जो थ्रोट होता है उस पर एक कंट्रक्शन सी हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, गेक रिफ्लेक्स कहते हैं। तो लिडोकेन विस्कस जो है इसकी वजह से ये इम्पेयर हो सकती है। ओरल और पेरेंटल एनाल्जेसिक्स। ओरल और पेरेंटल एनाल्जेसिक दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओरल एनाल्जेसिक भी, पेरेंटल एनाल्जेसिक भी। ओरल मीन्स के खाया भी जा सकता है, और पेरेंटल एनाल्जेसिक के उन्हें मीन्स के ओरल रूट से अगर खाए, और पेरेंटल मीन्स के हम इंजेक्शन के थ्रू भी एनाल्जेसिक्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं, पेन किलर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ओपियोइड्स। पेन किलर्स में कौन से हम कर सकते हैं, ओपियोइड्स कर सकते हैं। ओपियोइड्स वो तमाम ड्रग जो कि अफीम से बने होते हैं उनको हम ओपियोइड ड्रग कहते हैं। पेन किलर्स होते हैं, ये हाई पोटेंट पेन किलर्स होते हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर नीडिड हो फॉर पेन नॉट कंट्रोल विद एबाव। अगर इससे एबाव जितने हमने कोटिंग एजेंट का पढ़ा, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट का और टॉपिकल एनाल्जेसिक, टॉपिकल एनेस्थेटिक, अगर इनसे पेन कंट्रोल ना हो, पेन सीवियर टाइप का हो, तो फिर हम इन्हें इसके लिए ओपियोइड्स पेरेंटल या ओरल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक माउथ वाश इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेस्ट क्या होती है, ये एक सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है जिसमें एक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ड्रग का वो शामिल होता है, तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक माउथ वाश और स्प्रे। ये जो लोकल एनेस्थेटिक जिनमें थोड़ा सडेशन होता है, इस तरह के माउथ वाश भी होते हैं और स्प्रे भी पाए जाते हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड्स। टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टॉपिकली कार्टिकोस्टेरॉइड जब अप्लाई किए जाते हैं तो इनसे भी जो पेन है वो रिलीफ होती है। ये क्रीम के फॉर्म में होते हैं या ऑइंटमेंट के फॉर्म में होते हैं, जैसा कि हाइड्रोकार्टिसोन है, बीटा मिथेसोन है, मोमिथेसोन है। ये जो जितने भी कार्टिकोस्टेरॉइड है, ये लोकल एनेस्थेटिक ये टॉपिकल कार्टिकोस्टेरॉइड के फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, तो इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीफंगल एजेंट लाइक फ्लूकोनेजोल। एंटीफंगल जितने भी एंटीफंगल एजेंट्स है, जैसा कि फ्लूकोनेजोल है, नाइस्टेटीन है, ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर फंगल इन्फेक्शन हो, अगर कैंडिडियासिस हो, तो उस वक्त इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी हर्पीस जेल लाइक एसिक्लोविर।
एंटी हर्पीस वायरस के ख़िलाफ़ ये जेल पाई जाती है जिसे एसिक्लोवीर कहा जाता है। एसिक्लोवीर के नाम से ये मिलती है जेल। इसे लगाया जा सकता है अगर हर्पीस की वजह से कोई स्टोमेटाइटिस काज हुई है तो उसके लिए। नर्सिंग केयर में क्या करेंगे, गोल क्या होता है नर्सिंग केयर में, जो गोल होती है इसको ट्रीट करने के लिए वो ये है कि टू रिलीव पेन एंड सिम्टम्स सो क्लाइंट कैन कंटिन्यू फूड एंड फ्लूइड इनटेक इन हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड एट होम। क्या करना है, पेन और सिम्टम को रिलीव करने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि पेन और सिम्टम्स को जब रिलीव किया जाता है तो इसकी वजह से जो पेशेंट है वो फूड और फ्लूइड की इंटेक आसानी से कर सकता है, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटी में हो या होम में हो। तो पेन को कंट्रोल करके उसके सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी होती है, ये नर्सिंग गोल होता है। और फिर इसको अचीव करने के लिए क्या करनी होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टू इन्वेस्टिगेट एनी प्रॉब्लम। उसे डायरेक्ट उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, डायरेक्टली उसका मुशाहिदा करना है कि कोई किसी प्रॉब्लम का पता चले। डिटरमाइन अंडरलाइंग काज एंड एनी को एग्जिस्टिंग डिजीज़, उसके काज को मालूम करना है कि इसके पीछे क्या काज है, कौन सी वो वजह है कि जिसकी वजह से ये स्टोमेटाइटिस हुई है। अगर काज मालूम की जाए तो फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ईजी होगी। एंड एनी को एग्जिस्टिंग डिजीज़, और इसके साथ भी कोई अगर डिज़ीज़ मौजूद है तो उसका भी पता लगाया जाए कि कोई डिज़ीज़ तो मौजूद नहीं है। नर्सिंग डायग्नोसिस में कैसे कर सकते हैं, इम्पेयर्ड कंटिन्यूटी ऑफ ओरल म्यूकोजा मेम्ब्रेन। ये देखना है कि जो ओरल म्यूकोजा मेम्ब्रेन है उसकी कंटिन्यूटी में कितना इम्पेयर आया है, किस किस्म का इम्पेयर आया है। अगर ख़राबी आई है तो वो ज़्यादा है या कम है, मीन्स के मॉडरेट है या लो है या सीवियर है, इस तरह उसकी असेसमेंट करनी चाहिए। एसेस क्लाइंट एट हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन, उन क्लाइंट्स को जो कि हाई रिस्क में है इन्फेक्शन के लिए उनको एसेस किया जाए। असिस्ट विद ओरल हाइजीन पोस्ट ईटिंग बेड टाइम, उनको असिस्ट किया जाए कि वो ओरल हाइजीन करे, जब भी खाना खाए या बेड टाइम पे सोते वक्त उनको कहे कि वो ओरल हाइजीन अपना करे। टीच टू लिमिट इरिटेंट्स टोबैको अल्कोहल स्पाइसी फूड, उनको टीच करना चाहिए कि जो इरिटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से बेचैनी और बढ़ जाती है, जैसा कि टोबैको है, अल्कोहल है और स्पाइसी फूड जो है, उनसे और भी बेचैनी पैदा हो सकती है। तो इस वजह से उनको लिमिट करने के लिए उनको टीच करनी चाहिए पेशेंट को। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, अगर बॉडी के रिक्वायरमेंट्स से लेस अमाउंट में जब न्यूट्रिशन मिल जाती है तो फिर क्या होता है, उससे डिज़ीज़ पैदा होती है। तो इस वजह से उनको टीच करना चाहिए कि जितना बॉडी को नीड है, जितना बॉडी को रिक्वायर है, उतना उसको न्यूट्रिएंट देना ज़रूरी होता है। एसेस न्यूट्रिशनल इंटेक, उनके न्यूट्रिशन इंटेक को एसेस करना है। यूज़ ऑफ स्ट्रॉस, उनके लिए क्या करना है, कोई जूस वगैरह के लिए जो पाइप यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉस कहते हैं। तो उनके लिए स्ट्रॉस का यूज़ करना बेहतर होता है बनस्बत के उसे खाली सॉलिड फूड को अंदर माउथ में डालने के। हाई कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट अकॉर्डिंग हाई कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट प्रेफरेंस को देख के उसको हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट इसलिए कि इससे हीलिंग में मदद मिलती है, और हाई कैलोरी डाइट इसलिए कि उसमें अगर माल न्यूट्रिशन हो तो फिर वो बेहतर होगी, और अगर माल न्यूट्रिशन बेहतर होगी तो फिर क्या होगा, उस पेशेंट को जो मसला है वो ठीक हो जाएगा, जो स्टोमेटाइटिस है वो फिर ठीक हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डिज़ीज़ था स्टोमेटाइटिस, ये कंप्लीट हो चुका। इसमें अगर कोई मसला है, किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस क्वेश्चन का आंसर आपको करूँगी। अल्लाह हाफिज़।